अध्याय 20 हैग्रिड की कहानी। संदूक से अदृश्य चोगा और हॉगवर्ट्स का नक्शा निकाल कर लाने के लिए हैरी लड़कों के कमरों की तरफ भागा। वह इतनी जल्दी लौटा कि हरमाइनी के आने से 5 मिनट पहले ही वह और रॉन चलने के लिए तैयार थे। हरमाइनी लड़कियों के कमरे से जब नीचे आई तो वह स्कार्फ, ग्लव्स और घरेलू जिन्नों के हेड पहने थी, जिन्हें उसने खुद बुना था। जब यह देखकर रॉन ने बेसब्री से अपनी जीभ को टूटाई तो हरमाइनी ने बचाव के लहजे में कहा, देखो, बाहर ठंड है। वे तस्वीर के छेद से चुपचाप निकले और उन्होंने जल्दी से अदृश्य चोगा ओढ़ लिया। रॉन अब इतना लंबा हो चुका था कि पैर छिपाने के लिए उसे झुककर चलना पड़ रहा था। धीरे धीरे और सावधानी से चलते हुए वे सीढ़ियां उतरे। फिल्च या मिसेस नॉरिस को नक्शे में देखने के लिए वे बीच बीच में ठहर भी जाते थे। उनकी किस्मत अच्छी थी। उन्हें लगभग सिरकटे निक के सिवाय और कोई नहीं दिखा, जो हवा में उड़ता जा रहा था और खोया खोया सा कोई गीत गुनगुना रहा था, जो वीजली हमारा राजा है से मिलता जुलता था। वे प्रवेश हॉल से बाहर निकलकर बर्फीले मैदान में पहुंच गए, जहां सन्नाटा छाया था। हैरी का दिल बिल्लियां उछलने लगा जब उसने हैग्रिड के घर में रोशनी के छोटे सुनहरे चौकोर टुकड़े देखे और उसकी चिमनी से धुआं निकलते देखा। वह जल्दी जल्दी चलने लगा। बाकी दोनों उसके पीछे पीछे टकराते हुए चल रहे थे। वे मोटी होती बर्फ पर चर्र चर्र की आवाज करते हुए तब तक चलते रहे जब तक कि वे हैग्रिड के कैबिन के सामने वाले लकड़ी के दरवाजे तक नहीं पहुंच गए। हैरी ने अपनी मुट्ठी से 3 बार दस्तक दी। अंदर एक कुत्ता तेजी से भौंका। हैग्रिड, हम हैं। हैरी ने की होल में से आवाज दी। हमें मालूम होना चाहिए था। एक रूखी आवाज आई। उन्होंने चोगे में एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा। हैग्रिड की आवाज से उन्हें पता चल गया कि इस बात से वह खुश हुआ था। घर आए अभी 3 सेकंड भी नहीं हुए। रास्ते से हटो फैंग, रास्ते से हटो आलसी कुत्ते। कुंडी सरक गई। दरवाजा चर्र से खुला और हैग्रिड का सिर दरार में प्रकट हुआ। हरमाइनी की चीख निकल गई। शैतान की आंख, चुप रहो। हैग्रिड ने तेजी से तीनों के सिर के ऊपर से घूरते हुए कहा, तुम लोग अदृश्य चोगा ओढ़े हुए हो, है ना? चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मुझे अफसोस है, हरमाइनी ने कहा जब वे तीनों हैग्रिड के पास से होते हुए अंदर गए। हैग्रिड उन्हें देख सके इसलिए उन्होंने चोगा उतार दिया। हरमाइनी आगे बोली, मैं तो बस। ओह हैग्रिड, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हैग्रिड ने जल्दी से कहा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह जल्दी से सभी पर्दे लगाने लगा। हरमाइनी अब भी उसकी तरफ दहशत से देख रही थी। हैग्रिड के बालों पर खून जम चुका था और उसकी बाईं आंख एक फूले हुए छेद में बदल गई थी। उसकी आंख पर बैंगनी और काले निशान थे। उसके चेहरे और हाथों पर बहुत से घाव थे, जिनमें से कुछ में से तो अब भी खून बह रहा था। वह धीरे धीरे चल रहा था, जिससे हैरी को शक हुआ कि शायद उसकी कुछ हड्डियां भी टूटी होंगी। यह स्पष्ट था कि वह अभी अभी घर लौटा था। एक कुर्सी पर उसका मोटा काला यात्री चोगा पड़ा था और एक झोला दीवार से टिका हुआ था, जो इतना बड़ा था कि इसमें कई छोटे बच्चे समा सकते थे। हैग्रिड खुद सामान्य व्यक्ति से दुगने आकार का था। इस वक्त वह लंगड़ाता हुआ आग के पास जा रहा था और उसके ऊपर एक तांबे की केतली रख रहा था। तुम्हें क्या हुआ? हैरी ने पूछा, जबकि फैंग उन सभी के चारों तरफ नाचता रहा और उनके चेहरे चाटने की कोशिश करता रहा। तुम्हें बताया ना, कुछ नहीं हुआ, हैग्रिड ने दृढ़ता से कहा। एक कप चाय चलेगी? रहने भी दो, रॉन ने कहा। तुम्हारी हालत बहुत खस्ता दिख रही है। हमने तुमसे कहा ना, हम ठीक हैं, हैग्रिड ने सीधे खड़े होकर उन सभी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि वह दर्द से थोड़ा करहा भी रहा था। कसम से, तुम लोगों को दोबारा देखना अच्छा लग रहा है। तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां अच्छी बीती होंगी, है ना? रॉन बोला। हैग्रिड, तुम पर हमला हुआ है, हैग्रिड ने दृढ़ता से कहा। आखिरी बार कह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है, रॉन ने पूछा। अगर हम में से कोई चेहरे के बजाय 1 पौंड मांस के लोथड़े के साथ लौटे तो क्या तुम यह कहोगे कि कुछ नहीं हुआ है? हरमाइनी ने चिंता से कहा। हैग्रिड, तुम्हें जाकर मैडम प्रॉम्फ्री से मिलना चाहिए। कुछ घाव बहुत गहरे दिख रहे हैं। हैग्रिड ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, हम उसका इंतजाम कर रहे हैं, ठीक है? वह लकड़ी की बड़ी टेबल तक चलकर गया जो उसके कैबिन के बीच में रखी थी। हैग्रिड ने उस पर पड़े तौलिए को हटा दिया। उसके नीचे खून से लथपथ हरे रंग का गोश्त का टुकड़ा था, जो कार के टायर से थोड़ा बड़ा था। तुम इसे खाने वाले हो हैग्रिड? रॉन ने करीब से देखने के लिए आगे झुकते हुए कहा। यह जहरीला दिख रहा है। यह ऐसा ही दिखता है। यह ड्रैगन का गोश्त है, हैग्रिड ने कहा, और हम इसे खाने के लिए नहीं लाए हैं। उसने गोश्त का टुकड़ा उठाकर अपने चेहरे की बाईं तरफ चिपका लिया। उसकी दाढ़ी पर हरा खून बहने लगा और उसने संतुष्टि की हल्की आह भरी। यह अच्छा है,
देखो, इससे जलन कम होती है, हैरी ने पूछा। अब हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। नहीं बता सकते हैरी, बहुत गोपनीय है, हमारी नौकरी चली जाएगी। हरमाइनी ने धीरे से पूछा। क्या दानवों ने तुम्हें पीटा, हैग्रिड? हैग्रिड की उंगलियां ड्रैगन के गोश्त से फिसल गईं और गोश्त उसके सीने पर पहुंच गया। दानव? हैग्रिड ने गोश्त के टुकड़े को बेल्ट तक पहुंचने से पहले ही पकड़ते हुए कहा और उसे दोबारा अपने चेहरे से चिपका लिया। दानवों के बारे में किसने कहा? तुम्हें यह कहां से पता चला? किसने तुम्हें बताया कि हम किसने कहा कि हम आह हरमाइनी ने माफी मांगने के स्वर में कहा। हमने अंदाजा लगा लिया। ओह, तुमने अंदाजा लगा लिया? अंदाजा? हैग्रिड ने उसे उस आंख से घूरते हुए कहा जो ड्रैगन के गोश्त से नहीं छिपी थी। रॉन ने कहा। यह एक तरह से स्पष्ट था। हैरी ने सिर हिलाया। हैग्रिड ने उनकी तरफ गुस्से से घूरा, फिर नाक से तेजी से हवा निकाली। उसने गोश्त के टुकड़े को दोबारा टेबल पर फेंक दिया और केतली के पास पहुंचा जो अब सीटी बजाने लगी थी। तुम तीनों जैसे बच्चे आज तक नहीं देखे जो जरूरत से ज्यादा जानना चाहते हैं, वह बुदबुदाया और उबले हुए पानी को बाल्टी जितने बड़े 3 मगों में डाला। और हम तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो कहेंगे फटे में टांग डालने वाले, दखल देने वाले। लेकिन उसकी दाढ़ी हिलने लगी। तो तुम दानवों की तलाश में गए थे? हैरी ने टेबल पर बैठते हुए मुस्कुराकर पूछा। हैग्रिड ने उन सभी के सामने चाय रख दी और बैठ गया। उसने ड्रैगन का गोश्त दोबारा उठाकर चेहरे से चिपका लिया। उसने गुर्राते हुए कहा, हाँ, हम गए थे। हरमाइनी ने धीरे से पूछा, और वे तुम्हें मिल गए? देखो, सच कहा जाए तो उन्हें खोजना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, हैग्रिड ने कहा। काफी बड़े होते हैं, है ना? रॉन ने पूछा। वे कहाँ रहते हैं? पहाड़ों पर, हैग्रिड ने लाचारी से कहा। तो मगलू उन्हें क्यों नहीं वे देख लेते हैं, हैग्रिड ने स्याहे अंदाज में कहा। बस उनकी मौतें हमेशा पर्वतारोहण की दुर्घटनाएं मानी जाती हैं। उसने अपने स्टीक को थोड़ा सरकाया ताकि यह उसकी सबसे बुरी चोट पर पहुंच जाए। छोड़ो भी हैग्रिड, हमें बताओ कि तुम क्या करने गए थे, रॉन ने पूछा। हमें बताओ कि दानवों ने तुम पर कैसे हमला किया, और हैरी तुम्हें बताएगा कि उस पर दंपिशाचों ने कैसे हमला किया था। हैग्रिड का घूंट उसके गले में अटक गया और उसी समय उसके हाथ से गोश्त का टुकड़ा भी गिर गया। जब हैग्रिड खांसा और गोश्त का टुकड़ा हल्की सी आवाज के साथ फिसल कर गिर पड़ा तो टेबल पर थूक, चाय और ड्रैगन के खून की काफी मात्रा फैल गई। हैग्रिड गुर्राया। तुम्हारा क्या मतलब है, दंपिशाचों ने हमला किया? हरमाइनी ने आंखें फाड़कर उससे पूछा। क्या तुम्हें पता नहीं है? हमें कुछ भी नहीं पता है कि हमारे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ। हम एक गोपनीय मिशन पर गए थे, है ना? हम यह नहीं चाहते थे कि उल्लू हमारे पीछे आए। बेहुदा दम पिशाच, तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वे लिटिल विंगिंग में आए थे और उन्होंने मेरे कजिन और मुझ पर हमला कर दिया। इसके बाद जादू मंत्रालय ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। क्या? और मुझे सुनवाई में जाना पड़ा। लेकिन पहले तुम दानवों के बारे में बताओ। तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था? हमें अपनी गर्मियों के हालचाल बताओ, फिर मैं तुम्हें अपनी गर्मियों के हालचाल बताऊंगा। हैग्रिड अपनी खुली आंख से उसे गुस्से से देखता रहा। हैरी भी अपने चेहरे पर मासूम संकल्प लेकर उसे देखता रहा। ओह, ठीक है, हैग्रिड ने हार मानते हुए कहा। वह झुका और उसने ड्रैगन के गोश्त का टुकड़ा फैंग के मुंह से निकाल लिया। ओह हैग्रिड, नहीं, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं, हरमाइनी ने कहना शुरू किया, लेकिन तब तक हैग्रिड उस गोश्त को अपनी सूजी हुई आंख पर दोबारा रख चुका था। चाय का एक और घूंट लेने के बाद वह बोला, अच्छा, हम सत्र खत्म होने के ठीक बाद यहाँ से चल पड़े थे। हरमाइनी ने बीच में पूछा, मैडम मैक्सिम भी तुम्हारे साथ गई थी? हाँ, ये सही है, हैग्रिड ने कहा और उसके चेहरे पर एक नरम भाव उभर आया। यह नरम भाव उस जगह पर था जो दाढ़ी या हरे गोश्त से नहीं छिपी थी। हाँ, हम दोनों गए थे, और हम तुम्हें बता दें, मैडम मैक्सिम यानी ओलंपे मुश्किलों से नहीं घबराती हैं। देखो, वह सुसंस्कृत और विदुषी हैं। हमें मालूम था कि हम कहाँ जा रहे थे, इसलिए हम सोच रहे थे कि उसे पहाड़ों पर चढ़ना कैसा लगेगा, वह गुफाओं में कैसे सोएगी, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। तुम जानते थे कि तुम कहाँ जा रहे थे? हैरी ने दोहराया। तुम जानते थे कि दानव कहाँ थे? हैग्रिड बोला। देखो, डंबलडोर जानते थे और उन्होंने हमें बता दिया था, रॉन ने पूछा। क्या वे छिपे हुए थे? क्या उनके छिपने की जगह गोपनीय है? दरअसल नहीं, हैग्रिड ने अपना खिचड़ी सर हिलाते हुए कहा। सच तो यह है कि ज्यादातर जादूगरों को इस बात की परवाह ही नहीं रहती कि वे कहाँ हैं। उन्हें तो बस यह परवाह रहती है कि वे उनसे काफी दूर रहें। लेकिन वे जहाँ रहते हैं वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, कम से कम इंसानों के लिए। इसलिए हमें डंबलडोर के निर्देशों की जरूरत थी। वहां पहुंचने में हमें 1 महीना लग गया। 1 महीना?
रॉन ने पूछा, जैसे उसने आज तक इतनी लंबी यात्रा के बारे में नहीं सुना हो। लेकिन तुमने आवागमन कुंजी का सहारा क्यों नहीं लिया? रॉन को देखते समय हैग्रिड की बची हुई आंख में एक अजीब सा भाव आ गया। यह करुणा जैसा भाव था। उसने रूखेपन से कहा, हम पर नजर रखी जा रही थी रॉन। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम नहीं समझते हो, हैग्रिड ने कहा। मंत्रालय डंबलडोर और उनके साथ रहने वालों पर नजर रख रहा है और हमें मालूम है, हैरी ने तत्काल कहा, जो हैग्रिड की बाकी की कहानी सुनने के लिए उतावला था। हम जानते हैं कि मंत्रालय डंबलडोर पर नजर रख रहा है। रॉन ने दहशत में पूछा, तो तुम वहां पहुंचने के लिए जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाए? तुम्हें पूरे रास्ते मगलुओं की तरह रहना पड़ा? पूरे रास्ते तो नहीं, हैग्रिड ने बचते हुए कहा। हमें तो बस सावधान रहना था, क्योंकि ओलंपे और मैं दोनों ही थोड़े अलग दिखते हैं। रॉन ने एक दबी हुई हंसी निकाली और जल्दी से चाय का एक घूंट पी लिया। तो हमारा पीछा करना मुश्किल नहीं था। हमें नाटक कर रहे थे कि हम साथ साथ छुट्टियां मनाने जा रहे थे, इसलिए हम फ्रांस पहुंच गए और हमने ऐसा जताया कि हम ओलंपो के स्कूल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते थे कि मंत्रालय का एक व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है। हमें धीमे चलना पड़ा, क्योंकि हमें दरअसल जादू करने की मनाही है और हम जानते थे कि मंत्रालय हमें दबोचने का बहाना ढूंढ रहा है। लेकिन हम पीछा करने वालों को चकमा देने में कामयाब हो गए, डी जॉन के पास। डाई जॉन, हरमाइनी ने रोमांचित होकर कहा। मैं छुट्टियों में वहां गई थी। रॉन के चेहरे का भाव देखकर वह चुप हो गई। उसके बाद हमने थोड़े जादू का इस्तेमाल किया और यह बुरी यात्रा नहीं थी। पोलैंड की सीमा पर हमें दो पागल दैत्य मिल गए और मिंक्स के एक शराब खाने में हमारा एक खूनी पिशाच से थोड़ा मतभेद हो गया, लेकिन उसके अलावा हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। और फिर हम उस जगह पर पहुंच गए और उसका पता ठिकाना खोजते हुए पहाड़ों पर चढ़ने लगे। हमें उनके पास पहुंचने पर जादू छोड़ना पड़ा। इसका एक कारण यह था कि वे जादूगरों को पसंद नहीं करते हैं और हम उनके पास से खाली हाथ नहीं लौटना चाहते थे। इसका दूसरा कारण यह था कि डंबलडोर ने हमें चेतावनी दे दी थी कि तुम जानते हो कौन भी दानवों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा। उन्होंने हमें बता दिया था कि शायद उसने उनके पास पहले ही अपना दूध भेज दिया होगा। उन्होंने हमसे यह भी कहा था कि उनके पास पहुंचने पर हम सावधान रहे, क्योंकि वहां प्राणभक्षी भी हो सकते हैं। हैग्रिड ने रुककर चाय का एक लंबा घूंट लिया। आगे बताओ, हैरी ने तत्काल कहा। वे मिल गए, हैग्रिड ने सीधे से बता दिया। एक रात को हम एक पहाड़ की चोटी पर चढ़े। नीचे तलहटी में दानव लेटे हुए थे। नीचे बहुत सी जगहों पर आग जल रही थी और विशाल छायाएं दिख रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे पहाड़ हिल रहे हों। रॉन ने धीरे से पूछा, वे कितने बड़े होते हैं? लगभग 20 फुट, हैग्रिड ने कहा। कुछ तो 25 फुट तक के हो सकते हैं, हैरी ने पूछा। और वे कितने थे? हमें लगता है 70-80 होंगे, हैग्रिड ने कहा। हरमाइनी बोली, बस इतने ही? हाँ, हैग्रिड ने दुख से कहा। 80 बचे हैं, जबकि एक वक्त उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। दुनिया भर में उनकी सैकड़ों प्रजातियां थी, लेकिन वे कई सदियों से नष्ट हो रहे हैं। जाहिर है कुछ को तो जादूगरों ने मार डाला, लेकिन ज्यादातर आपस में ही लड़कर मर गए और अब वे पहले से ज्यादा तेजी से मर रहे हैं। उन्हें एक दूसरे के इतने करीब रहने के लिए नहीं बनाया गया है। डंबलडोर कहते हैं कि यह हमारी गलती है। जादूगरों ने ही उन्हें हमसे दूर जाकर रहने के लिए विवश किया है और उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, हैरी ने कहा। तो तुमने उन्हें देख लिया, फिर क्या हुआ? हैग्रिड ने कहा। देखो, हमने सुबह होने का इंतजार किया। हम अंधेरे में चोरी से उनके पास नहीं जाना चाहते थे, वरना हम खतरे में पड़ जाते। रात को लगभग 3 बजे वे अपनी जगह बैठे बैठे ही सो गए। हम सोने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक बात तो यह थी कि हमें डर था कि कोई दानव जागकर हमारे पास ना आ जाए, और दूसरी यह कि उनके खर्राटों की आवाज बहुत तेज थी। सुबह होने तक तो ऐसा लगा जैसे हिमस्खलन हो रहा हो। खैर, सुबह की रोशनी होने पर हम उनसे मिलने गए। बस ऐसे ही, रॉन ने स्तब्ध दिखते हुए पूछा। तुम सीधे दानवों के शिविर में घुस गए? हैग्रिड बोला। डंबलडोर ने हमें बता दिया था कि हमें यह काम कैसे करना है। गुर्ग को तोहफा दो, उसके प्रति सम्मान दिखाओ। हैरी ने पूछा, किसे तोहफा दो? गुर्ग को, यानी मुखिया को, रॉन ने पूछा। तुम्हें यह कैसे पता चला कि कौन सा दानव गुर्ग है? हैग्रिड मजे लेते हुए मुस्कुराया। कोई दिक्कत नहीं आई, उसने कहा। वह सबसे बड़ा, सबसे बदसूरत और सबसे आलसी दानव था। वह बैठा बैठा हुक्म चला रहा था कि दूसरे उसके लिए खाना लेकर आएं, मरी हुई बकरियां और इसी तरह की चीजें। उसका नाम कारकस था। वह 22-23 फुट लंबा होगा और उसका वजन 2 बड़े हाथियों जितना होगा। उसकी चमड़ी गेंडे की खाल जैसी थी। हरमाइनी ने सांस रोककर पूछा,
और तुम ऊपर चलकर उनके पास गए? नहीं, हम नीचे उतरकर उनके पास पहुंचे, क्योंकि वह घाटी में लेटा हुआ था। वे लोग 4 ऊंचे पहाड़ों की तराई में थे। पास ही में एक पहाड़ी झील थी और कारकस झील के पास लेटा लेटा बाकी दानवों को हुक्म दे रहा था कि वे उसे और उसकी पत्नी को खाना दे। ओलंपे और हम पहाड़ी से नीचे उतरे। रॉन ने हैरानी से पूछा, तुम्हें देखकर उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की? हैग्रिड ने कंधे उचकाते हुए कहा, बेशक कई दानव ऐसा करना चाहते थे, लेकिन हमने वही किया जो डंबलडोर ने हमसे करने को कहा था। हमने अपना तोहफा ऊंचा उठा रखा था। हमने अपनी निगाह गुर्ग पर जमाए रखी और बाकी दानवों को नजरअंदाज कर दिया। इस पर बाकी दानव खामोश खड़े रहे और हमें घूरते रहे। हम सीधे कारकस के पैरों के पास पहुंच गए। हमने सिर झुकाया और अपना तोहफा उसके सामने रख दिया। दानव को क्या दिया जा सकता है? रॉन ने उत्सुकता से पूछा। खाना? नहीं, खाना तो वह खुद खोज सकते हैं, हैग्रिड ने कहा। हम उसके पास जादू लेकर गए थे। दानवों को जादू पसंद होता है, बस उन्हें यह अच्छा नहीं लगता कि हम उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ करें, चाहे जो हो। पहले दिन हमने उसे अमर ज्वाला की टहनी दी। हरमाइनी ने धीरे से वहाँ कहा, लेकिन हैरी और रॉन ने हैरानी से त्योरियां चढ़ा ली। किसकी टहनी? अमर ज्वाला, हरमाइनी ने चिढ़ते हुए कहा। तुम लोगों को अब तक यह पता होना चाहिए था। प्रोफेसर फिल्टविक ने क्लास में कम से कम 2 बार इसका जिक्र किया है। चाहे जो हो, हैग्रिड ने जल्दी से कहा और रॉन को जवाब देने से रोक दिया। डंबलडोर ने इस शाखा पर जादू कर दिया था ताकि यह हमेशा जलती रहे, जो ज्यादातर जादूगर नहीं कर सकते। हमने इसे कारकस के कदमों के पास बर्फ पर रखकर कहा, दानवों के गुर्ग के लिए एल्बस डंबलडोर का तोहफा। उन्होंने आपका अभिवादन किया है। हैरी ने उत्सुकता से पूछा, कारकस ने क्या कहा? कुछ नहीं, हैग्रिड ने कहा। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हैग्रिड ने बिना विचलित हुए कहा। डंबलडोर ने हमें चेतावनी दे दी थी कि ऐसा हो सकता है। कारकस जानता था कि क्या करना है। उसने चिल्लाकर अंग्रेजी जानने वाले 2 दानवों को बुला लिया और उन्होंने दुभाषिए का काम किया। रॉन ने पूछा, और उसे तोहफा पसंद आया? ओह हाँ, जब वे समझ गए कि वह क्या था तो तूफान मच गया, हैग्रिड ने कहा और ड्रैगन के गोश्त को अपनी फूली आंख के ज्यादा ठंडे हिस्से पर दबाया। बहुत खुश हुआ। इसके बाद हमने कहा, एल्बस डंबलडोर गुर्ग से आग्रह करते हैं कि वह उनके दूत से बात कर ले। उनका दूत अगले दिन एक और तोहफा लेकर आएगा। हरमाइनी ने पूछा, तुमने गुर्ग से उसी दिन बात क्यों नहीं की? डंबलडोर चाहते थे कि हम ये काम बहुत धीरे धीरे करें, हैग्रिड ने कहा। उन्हें यह देख लेने दे कि हम अपने वादे निभाते हैं। हम कल फिर आएंगे और एक नया तोहफा देंगे, और अगर हम अगले दिन एक नया तोहफा देते हैं तो इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है ना? उन्हें पहले तोहफे की जांच करने का समय दो और जान लेने दो कि यह अच्छा है। इससे वे और तोहफों के लिए ज़्यादा उत्सुक हो जाएंगे। वैसे भी कारकस जैसे दानवों के साथ यह होता है कि अगर उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी दे दो तो वे चीज़ों को आसान बनाने के लिए आपको मार डालते हैं। इसलिए हम सिर झुकाकर रास्ते से हट गए और दूर जाकर एक अच्छी छोटी गुफा में रात बिताई। अगली सुबह हम दोबारा गए। इस बार हमने पाया कि कारकस बैठकर हमारा इंतजार कर रहा था और उत्सुक था। और तुमने उससे बात की? ओह हाँ, पहले तो हमने उसे तोहफे में बेहतरीन लड़ाकू हेलमेट दिया जिसे पिशाचों ने बनाया था और जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। फिर हमने बैठकर बात की। उसने क्या कहा? ज्यादा नहीं, हैग्रिड ने कहा। ज्यादातर सुनता रहा, लेकिन संकेत अच्छे थे। उसने डंबलडोर के बारे में सुन रखा था। उसने सुना था कि डंबलडोर ने ब्रिटेन के आखिरी दानवों को मारने के खिलाफ संघर्ष किया था। कारकस डंबलडोर की बात सुनने में काफी रुचि लेता दिख रहा था। कुछ और दानव भी, खासकर अंग्रेजी समझने वाले, करीब आकर सुनने लगे। जब हम उस दिन वहां से लौटे तो हमें कामयाबी की उम्मीद थी। हमने अगले दिन सुबह एक और तोहफे के साथ आने का वादा किया, लेकिन उस रात को सब कुछ गड़बड़ हो गया। रॉन ने जल्दी से पूछा, क्या मतलब? जैसा हमने कहा, दानव साथ रहने के लिए नहीं बने हैं, हैग्रिड ने दुख से कहा। इतने बड़े समूह में रहने के लिए नहीं, वे खुद मुख्तार होते हैं। वे हर कुछ हफ्ते बाद एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। दानव एक दूसरे से लड़ते हैं और दानवियां एक दूसरे से लड़ती हैं। पुरानी प्रजातियां एक दूसरे से लड़ती हैं। जाहिर है इन झगड़ों का कारण खाना, आग या सोने की जगह नहीं होती है। उनकी प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है, इसलिए कोई भी यह सोचेगा कि उन्हें एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। लेकिन
हैग्रिड ने एक गहरी आह भरी। उस रात को लड़ाई छिड़ गई। हम अपनी गुफा के बाहर से नीचे घाटी की तरफ देखते रहे। यह घंटों तक चली। बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। जब सूरज निकला तो बर्फ लाल हो चुकी थी और उसका सिर झील के पास पड़ा हुआ था। किसका सिर? हरमाइनी ने आह भरी। कारकस का, हैग्रिड ने भारी आवाज में कहा। अब उसकी जगह पर एक नया गुर्ग बन गया था। उसका नाम गोल्गोमेथ था। उसने गहरी आह भरी। देखो, हमने यह कल्पना नहीं की थी कि पहले गुर्ग के साथ दोस्ताना संपर्क के 2 दिन बाद ही गुर्ग बदल जाएगा। हमारे मन में यह अजीब भावना थी कि गोल्गोमेथ हमारी बात सुनने के लिए उतना उत्सुक नहीं होगा, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही थी। रॉन ने हैरानी से पूछा, तुमने उससे बात करी? तुमने उसे दूसरे दानव का सिर काटते देखा था, उसके बावजूद? और क्या, हैग्रिड ने कहा। हम इतनी दूर इसलिए नहीं गए थे कि 2 दिन बाद ही हार मानकर लौट आए। हम अगले तोहफे को लेकर नीचे गए जो हम कारकस को देने वाले थे। अपना मुंह खोलने से पहले ही हम जान गए कि हमारी कोशिश सफल नहीं होगी। वह वहां पर कारकस का हेलमेट पहने बैठा था और हमारे करीब पहुंचने पर उसने हमारी तरफ गुस्से से देखा। वह बहुत बड़ा था, सबसे बड़ा दानव। उसके बाल काले थे, दांत भी काले थे और उसके गले में हड्डियों का हार था। कुछ तो इंसानों की हड्डियां लग रही थी। तो हमने कोशिश की। ड्रैगन की खाल का एक बड़ा रोल दिखाया और कहा, दानवों के मुखिया के लिए तोहफा। अगले ही पल उसके 2 साथियों ने हमें पकड़कर हवा में उल्टा लटका दिया। हरमाइनी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। हैरी ने पूछा, तुम छूटे कैसे? हैग्रिड बोला, अगर ओलंपे नहीं होती तो हम कभी नहीं छूट पाते। उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और बहुत तेजी से जादू कर दिया। हमने इतना तेज जादू पहले कभी नहीं देखा। बहुत ही अद्भुत। जिन 2 दानवों ने हमें पकड़ रखा था, उसने उनकी आंखों पर कंजक्टिवाइटिस श्राप कर दिया, जिससे उन्होंने हमें तत्काल छोड़ दिया। लेकिन इससे हम मुश्किल में पड़ गए क्योंकि हमने उनके खिलाफ जादू कर दिया था और दानव जादूगरों की इस बात से चिढ़ते हैं। हमें यह काम करना ही था, लेकिन हम जानते थे कि अब हम उनके शिविर में नहीं जा सकते। ओह हैग्रिड, रॉन ने धीरे से कहा। हरमाइनी ने पूछा, अगर तुम वहां सिर्फ 3 दिन रहे तो तुम्हें घर लौटने में इतना समय कैसे लग गया? हम 3 दिन में ही हार मानकर नहीं लौटे, हैग्रिड ने आवेश में कहा। डंबलडोर तो हमारे भरोसे बैठे थे। लेकिन तुम्ही ने तो अभी कहा कि तुम किसी तरीके से वहां नहीं जा सकते थे। दिन की रोशनी में नहीं जा सकते थे। हमें इसके बारे में दोबारा सोचना पड़ा। 2-3 दिन गुफा में रहकर देखते रहे और हमने जो देखा वह हमें अच्छा नहीं लगा। हरमाइनी ने सहमी हुई आवाज में पूछा, क्या उसने और सिर उखाड़े? नहीं, हैग्रिड ने कहा। काश ऐसा हुआ होता। क्या मतलब? हमारा मतलब है, हमें जल्दी ही पता चल गया कि उसे सभी जादूगरों से मिलना नापसंद नहीं था, सिर्फ हमसे मिलना नापसंद था। हैरी ने तत्काल कहा, प्राणभक्षी? हाँ, हैग्रिड ने भारी आवाज में कहा। उनमें से 2 हर दिन उससे मिलते थे, उसे तोहफे देते थे और वह उन्हें उल्टा नहीं लटकाता था। रॉन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वे प्राणभक्षी थे? क्योंकि हम उनमें से एक को पहचानते थे, हैग्रिड गुर्राया। मैकनेयर, याद है? वह जो बकबीक को मारने आया था। वह सिरफिरा है। उसे भी खून खराबा उतना ही पसंद है जितना कि गोल्गोमेथ को। कोई हैरानी नहीं कि उनकी आपस में इतनी पट रही थी। हरमाइनी ने हताशा में पूछा, तो मैकनेयर ने दानवों को राजी कर लिया कि वे तुम जानते हो कौन का साथ दें? गरुण अश्वो, चुप रहो, अभी हमने अपनी कहानी पूरी नहीं की है, हैग्रिड ने गुस्से से कहा। मजे की बात यह थी कि शुरुआत में तो वह उन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब उसे सुनाने में मजा आ रहा था। हमने और ओलंपे ने इस बारे में बातचीत की। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर मुखिया तुम जानते हो कौन के पक्ष में है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि सभी दानव उसके पक्ष में होंगे। हमने सोचा कि हमें दूसरे दानवों को राजी करने की कोशिश करनी चाहिए, जो गोल्गोमेथ को मुखिया के रूप में पसंद नहीं करते थे। रॉन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वे कौन से थे? देखो, मार मार कर उनका कचूमर बना दिया गया था, हैग्रिड ने धैर्य से कहा। जो जरा भी समझदार थे वे गोल्गोमेथ के रास्ते से हटकर हमारी तरह गुफाओं में छिप गए थे। इसलिए हमने रात को गुफाओं में झांक कर देखने का फैसला किया, ताकि शायद हम उनमें से कुछ को राजी कर सके। रॉन ने सम्मान के साथ कहा, तुम रात को दानवों की तलाश में अंधेरी गुफाओं में गए? हैग्रिड बोला, देखो, हमें दानवों की ज्यादा चिंता नहीं थी, हमें तो प्राण भक्षियों की ज्यादा चिंता थी। डंबलडोर ने हमें बता दिया था
कि बनते कोशिश हमें उनसे नहीं उलझना है, और दिक्कत यह थी कि उन्हें भी पता था कि हम आसपास हैं। शायद गोल्गोमेथ ने उन्हें हमारे बारे में बता दिया था। रात को जब दानव सो रहे थे और हम गुफाओं में झांकना चाहते थे, तो मैकनेयर और दूसरा जादूगर पहाड़ों में हमारी तलाश में भटक रहे थे। हमें ओलंपे को रोकना पड़ा, वरना वह तो उन पर हमला कर देती, हैग्रिड ने कहा, और उसके मुंह के कोने ने उसकी दाढ़ी को ऊपर उठा दिया। वह उन पर हमला करने के लिए छटपटा रही थी। जब उसे गुस्सा आता है तो वह देखने लायक होती है, बिल्कुल आग की लपट। शायद यह फ्रांसीसी होने के कारण होगा। हैग्रिड नम आंखों से आग को निहारने लगा। हैरी ने उसे याद करने के लिए 30 सेकंड का समय दिया और फिर जोर से अपना गला साफ किया। फिर क्या हुआ? क्या तुम दूसरे दानवों के पास गए? क्या? ओह, ओह हाँ, हम गए। हाँ, कारकस के मरने के बाद तीसरी रात को हम अपनी गुफा से बाहर निकले। हम प्राण भक्षियों से बचकर खोजी अभियान पर निकले। हमने कुछ गुफाओं में झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। लेकिन छठी गुफा में हमें 3 दानव मिल गए जो छिपे हुए थे। रॉन ने कहा, गुफा तो ठसाठस भरी होगी। हैग्रिड ने कहा, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। हरमाइनी ने पूछा, तुम्हें देखते ही उन्होंने तुम पर हमला नहीं किया? हैग्रिड बोला, अगर उनकी हालत ठीक होती तो शायद वे ऐसा ही करते, लेकिन वे तीनों बुरी तरह घायल थे। गोल्गोमेथ के साथियों ने उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। होश में आने पर वे रेंग कर सबसे पास वाली गुफा में छिप गए। खैर, उनमें से एक अंग्रेजी जानता था और उसने बाकी दानवों को हमारी बात समझा दी। उन्हें हमारी बातें बुरी नहीं लगी। हम जाकर घायलों से मिलते रहे। मुझे लगता है कि एक वक्त तो ऐसा था जब हमने उनमें से 6 या 7 को मना लिया था। रॉन ने उत्साह से कहा, 6 या 7? यह तो बुरा नहीं है। क्या वे हमारे दल में शामिल हो जाएंगे और तुम जानते हो कौन से लड़ेंगे? लेकिन हरमाइनी ने पूछा, हैग्रिड, एक वक्त से तुम्हारा क्या मतलब है? हैग्रिड ने उसकी तरफ दुख भरी निगाह से देखा। गोल्गोमेथ के साथियों ने गुफाओं पर धावा बोल दिया। उसके बाद तो बचे हुए दानव हमारी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थे। रॉन ने निराश दिखते हुए कहा, तो एक भी दानव नहीं आ रहा है? नहीं, हैग्रिड ने एक गहरी आह भरते हुए कहा। ड्रैगन का गोश्त अपने चेहरे के ज्यादा ठंडे हिस्से से चिपकाते हुए वह बोला, लेकिन हमने वह कर दिया जो हम करने गए थे। हमने उन्हें डंबलडोर का संदेश दे दिया। उनमें से कुछ ने उसे सुना और मुझे लगता है कि वे उसे नहीं भूलेंगे। हो सकता है कि गोल्गोमेथ को नापसंद करने वाले दानव कहीं दूर चले जाएं। हो सकता है कि वे याद रखें कि डंबलडोर उनके प्रति दोस्ताना है। हो सकता है वे लोग हमारे साथ आ जाएं। अब बर्फ खिड़की पर जमा हो रही थी। हैरी को एहसास हुआ कि उसके दुशालों के घुटने गीले थे। फैंग हैरी की गोद में सिर रखकर लार टपका रहा था। हैग्रिड, हरमाइनी ने कुछ देर बाद धीरे से कहा, हाँ? जब तुम वहां थे तो क्या तुम्हें पता चला? क्या तुम्हें अपनी अपनी माँ के बारे में पता चला? हैग्रिड ने अपनी सही सलामत आंख से हरमाइनी को देखा, जिससे वह थोड़ी घबरा गई। मुझे अफसोस है, मैं भूल गई थी, हैग्रिड ने कहा। मर गई, उन्होंने हमें बताया, बरसों पहले मर गई। ओह ओह, मुझे सचमुच सचमुच अफसोस है, हरमाइनी ने बहुत धीरे से कहा। हैग्रिड ने अपने विशाल कंधे उचका दिए। कोई ज़रूरत नहीं है, उसने कहा। हमें उनकी याद नहीं आती। वे बहुत बढ़िया माँ नहीं थी। वह एक बार फिर खामोश हो गया। हरमाइनी ने घबराकर हैरी और रॉन की तरफ देखा। स्पष्ट रूप से वह चाहती थी कि अगली बात वे शुरू करे। रॉन ने हैग्रिड के खून से सने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, हैग्रिड, लेकिन तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, या तुम्हारे आने में इतनी देर कैसे लग गई? हैरी ने कहा। सीरियस ने बताया था कि मैडम मैक्सिम तो बहुत पहले आ गई थी। रॉन ने पूछा, तुम पर किसने हमला किया? हम पर हमला नहीं हुआ, हैग्रिड ने जोर से कहा। हम, लेकिन उसके बाकी शब्द दरवाजे पर अचानक हुई दस्तक के शोर में डूब गए। हरमाइनी ने सांस खींची। उसका मग छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। फैंग जोर से भौंका। चारों दरवाजे के पास खिड़की को घूरने लगे। कोई नाटी और मोटी छाया पतले पर्दे के पार लहरा रही थी। वही है, रॉन फुसफुसाकर बोला। जल्दी से इसके नीचे आ जाओ, हैरी ने जल्दी से कहा। उसने अदृश्य चोगा उठाया, उसे अपने और हरमाइनी के ऊपर डाला, जबकि रॉन टेबल के पार से घूमता हुआ चोगे के नीचे घुस गया। वे तीनों एक कोने में चले गए। फैंग दरवाजे पर बुरी तरह भौंक रहा था। हैग्रिड बहुत दुविधा में था। हैग्रिड, हमारे मग छिपा देना,
हैग्रिड ने हैरी और रॉन के मग उठाकर फैंग की बास्केट के कुशन के नीचे रख दिए। फैंग अब दरवाजे पर कूद रहा था। हैग्रिड ने उसे अपने पैर से धकाते हुए दरवाजा खोल दिया। प्रोफेसर अम्बridge अपने हरे ऊनी चोगे और उसी रंग के हैट में दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उनके होंठ सिकुड़े हुए थे और हैग्रिड का चेहरा देखने के लिए वे पीछे झुकी हुई थी, क्योंकि वे मुश्किल से उसकी नाभि तक पहुंच पा रही थी। तो उन्होंने धीरे धीरे लेकिन जोर से कहा, जैसे किसी बहरे व्यक्ति से बात कर रही हो। तुम ही हैग्रिड हो, है ना? जवाब का इंतजार किए बिना वे कमरे में आ गई और उनकी बाहर निकलती आंखें हर दिशा में घूमने लगी। दूर हटो, उन्होंने फैंग की तरफ अपना हैंडबैग लहराते हुए कहा, जो उन पर उछल रहा था और उनका चेहरा चाटने की कोशिश कर रहा था। देखिए, हम अशिष्टता नहीं करना चाहते हैं, हैग्रिड ने उनकी तरफ घूरते हुए कहा। लेकिन आप आखिर है कौन? मेरा नाम डोलोरेस अम्बridge है। उनकी आंखें पूरे कैबिन का मुआयना कर रही थीं। 2 बार उनकी निगाह उस कोने तक गई जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी के बीच सैंडविच बना खड़ा था। डोलोरेस अम्बridge, हैग्रिड ने पूरी तरह दुविधा में कहा, हमारे ख्याल से आप मंत्रालय में थी। क्या आप फच के साथ काम नहीं करती हैं? मैं मंत्री जी की अंडर सेक्रेटरी हूँ, अम्बridge ने कैबिन में चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहा और दीवार से टिके झोले से लेकर यात्री चोगे तक सभी छोटी छोटी बातों पर गौर करती रही। अब मैं गुप्त कलाओं से रक्षा विषय की टीचर हूँ। आप बड़ी बहादुर हैं, हैग्रिड ने कहा। उस काम को करने की इच्छा बहुत कम लोगों की होगी। और हॉगवर्ट्स की सर्वोच्च प्रशासक भी, अम्बridge ने कहा और इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि उन्होंने हैग्रिड की बात सुनी थी। वह क्या है? हैग्रिड ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। यही मैं पूछने जा रही थी, अम्बridge ने कहा और फर्श पर चीनी मिट्टी के टुकड़ों की तरफ इशारा किया जो हरमाइनी के मग के थे। ओह, हैग्रिड ने कहा और लाचारी से उस कोने की तरफ देखा जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी छिपे खड़े थे। ओह, वह तो फैंग ने किया था। उसने मग तोड़ दिया था, इसलिए हमें उसके बजाय इसका इस्तेमाल करना पड़ा। हैग्रिड ने उस मग की तरफ इशारा किया जिससे वह पी रहा था। उसका एक हाथ अब भी अपनी आंख से टिके ड्रैगन के गोश्त पर रखा था। अम्बridge उसके सामने खड़ी हो गई और कैबिन के बजाय अब गौर से उसका हुलिया देखने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी थी। हैग्रिड ने दृढ़ता से जवाब दिया, हम फैंग से बातें कर रहे थे। और वह भी तुमसे बातें कर रहा था? हाँ, एक तरह से, हैग्रिड ने थोड़ी बेचैनी से कहा। हम कई बार कहते हैं कि फैंग इंसान जैसा ही है, अम्बridge ने रेशमी अंदाज में कहा। महल से तुम्हारे कैबिन तक 3 लोगों के पैरों के निशान आए हैं। हरमाइनी की सांस बाहर निकल गई। हैरी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सौभाग्य से उस वक्त फैंग प्रोफेसर अम्बridge के दुशालों के कोने को जमकर सूंघ रहा था, इसलिए उन्हें हरमाइनी की सांस छोड़ने की आवाज सुनाई नहीं दी। देखिए, हम अभी अभी लौटे हैं, हैग्रिड ने झोली की तरफ अपना विशाल हाथ लहराते हुए कहा। शायद कोई पहले मिलने आया होगा और हम उसे नहीं मिले होंगे, लेकिन तुम्हारे कैबिन के दरवाजे से जाने वाले कदमों के निशान नहीं हैं। देखिए, हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों है। हैग्रिड ने घबराहट में अपनी दाढ़ी खींची और मदद की तलाश में उस कोने की तरफ निगाह डाली जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी खड़े थे। ओह, अम्बridge पलटी और पूरे कैबिन में घूमकर चारों तरफ देखने लगी। उन्होंने झुककर पलंग के नीचे झांका और फिर हैग्रिड की अलमारी देखी। वे उस जगह से 2 इंच दूर से निकली जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी दीवार से टिके खड़े थे। जब वे पास से निकली तो हैरी ने तो अपना पेट भी अंदर कर लिया। हैग्रिड खाना बनाने के लिए जिस विशाल कढ़ाई का इस्तेमाल करता था, उसमें सावधानी से देखने के बाद वे मुड़कर पूछने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी? हैग्रिड ने जल्दी से अपने चेहरे से ड्रैगन का गोश्त हटा लिया, जो हैरी की राय में एक गलती थी, क्योंकि अब उसकी आंख के चारों तरफ की काली और बैंगनी चोटें साफ दिखाई दे रही थी। यही नहीं, उसके चेहरे पर ताज़ा और जमा हुआ खून भी दिख रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, ओ, हमारे हमारे साथ दुर्घटना हो गई थी। किस तरह की दुर्घटना? हम गिर गए थे, उन्होंने ठंडेपन से दोहराया। तुम गिर गए थे? हाँ, एक दोस्त के घोड़े पर से। हम झाड़ू पर नहीं उड़ते हैं। हमारे आकार को देखें, हमें नहीं लगता कि कोई झाड़ू हमारा वजन संभाल सकती है। हमारा एक दोस्त अब्रसान घोड़ों को पालता है। हमें नहीं पता कि आपने उन्हें कभी देखा है या नहीं। बहुत बड़े और पंखदार होते हैं। हमने उन पर थोड़ी सवारी की और तभी, हैग्रिड की बकवास के बीच में ठंडेपन से हस्तक्षेप करते हुए अम्बridge ने पूछा, तुम कहाँ गए थे? हम गए कहाँ थे? हाँ, उन्होंने कहा, सत्र शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं।
वैकल्पिक टीचर को तुम्हारी क्लासें लेनी पड़ रही हैं। तुम्हारा कोई साथी टीचर मुझे तुम्हारे पते ठिकाने की जानकारी नहीं दे पाया। तुम कोई पता छोड़कर नहीं गए थे जहां तुमसे संपर्क किया जा सके। तुम कहाँ गए थे? थोड़ी देर खामोशी छाई रही, जिसमें हैग्रिड अपनी नई खुली आंख से उन्हें घूरता रहा। हैग्रिड को उसके दिमाग के तेजी से काम करने की जैसे आवाज सुनाई दे रही थी। उसने कहा, हम हम अपनी सेहत ठीक करने गए थे। सेहत ठीक करने? प्रोफेसर अम्बरीश ने दोहराया। उनकी आंखें हैग्रिड के रंगहीन और सूजे हुए चेहरे पर पड़ी, जिस पर से ड्रैगन का खून धीरे धीरे उसके कुर्ते पर टपक रहा था। अच्छा। हाँ, हैग्रिड ने कहा, थोड़ी ताज़ी हवा खाने। अम्बरीश ने मीठी आवाज में कहा। हाँ, गेम कीपर के रूप में ताज़ी हवा मुश्किल से मिलती होगी। हैग्रिड के चेहरे का वह छोटा सा हिस्सा जो काला या बैंगनी नहीं था, लाल हो गया। देखिए, हवा पानी बदलने गए थे। अम्बरीश ने तेजी से पूछा। पहाड़ों पर? हैरी ने हताशा से सोचा। वे जानती हैं। पहाड़? हैग्रिड ने दोहराया, जो स्पष्ट रूप से तेजी से सोच रहा था। नहीं, हमारे लिए तो दक्षिणी फ्रांस ही ठीक है। थोड़ी सी धूप और समुद्र का किनारा। अच्छा, अम्बरीश ने कहा, तुम्हारी चमड़ी तो सूर्य की रोशनी से ज्यादा जली हुई नहीं दिख रही है। हाँ, चमड़ी संवेदनशील जो है, हैग्रिड ने मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहा। हैरी ने देखा कि उसके 2 दांत भी गायब थे। अम्बरीश ने उसकी तरफ ठंडेपन से देखा, जिससे उसकी मुस्कान कमजोर पड़ गई। फिर उन्होंने अपने हैंडबैग को अपनी बाह पर थोड़ा ऊपर खिसकाया और बोली, जाहिर है, मैं मंत्री जी को तुम्हारे देर से लौटने के बारे में सूचित करूंगी। ठीक है, हैग्रिड ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि सर्वोच्च प्रशासक होने के नाते यह मेरा दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन आवश्यक कर्तव्य है कि मैं अपने साथी टीचर्स का इंस्पेक्शन करूं। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। वे तेजी से पलटी और दरवाजे तक गई। हैग्रिड ने सूनेपन से दोहराया, आप हमारा इंस्पेक्शन कर रही हैं? ओह हाँ, अम्बरीश ने धीरे से कहा और अपने हाथ को दरवाजे के हैंडल पर रखकर उसकी तरफ पलट कर देखा। मंत्रालय ने ठान लिया है कि वह उन टीचर्स को बाहर निकाल देगा जो संतोषजनक नहीं है। गुड नाइट, हैग्रिड। वे चली गईं और झटके से अपने पीछे दरवाजा बंद कर गईं। हैरी अदृश्य चोगा उतारने ही वाला था, लेकिन हरमाइनी ने उसकी कलाई पकड़ ली। अभी नहीं, उसने उसके कान में कहा। हो सकता है कि वे अभी नहीं गई हो। हैग्रिड भी इसी दिशा में सोच रहा था। वह कमरे के पार गया और उसने पर्दे को 1 इंच खोल दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, वे महल की तरफ लौट रही हैं। हे भगवान, टीचर्स का इंस्पेक्शन कर रही हैं। ऐसा क्या? हाँ, हैरी ने चोगा खींचते हुए कहा। ट्रेलोनी पहले ही प्रोबेशन पर है। हैग्रिड, अब ये बताओ, क्लास में तुम हमें क्या पढ़ाने की योजना बना रहे हो? ओह, उसके बारे में चिंता मत करो, हमने बहुत सारी चीजों की योजना बना रखी है, हैग्रिड ने उत्साह से कहा और ड्रैगन के गोश्त को टेबल से उठाकर दोबारा अपनी आंख से चिपका लिया। हमने तुम्हारे OWL वाले ईयर के लिए 2-3 प्राणी बचा कर रखे थे। तुम देखना तो सही, वे सचमुच बहुत खास हैं। हरमाइनी ने झिझकते हुए पूछा। अच्छा, किस तरह से खास हैं? हम नहीं बताएंगे, हैग्रिड ने खुश होकर कहा। हम बताकर तुम्हारा मजा खराब नहीं करना चाहते। देखो हैग्रिड, हरमाइनी ने बहुत उतावलेपन से कहा और सारा नाटक छोड़ दिया। अगर तुम क्लास में किसी खतरनाक प्राणी को ले आए तो प्रोफेसर अमृत ज्यादा खुश नहीं होंगी। खतरनाक? हैग्रिड ने बड़े प्यार से देखते हुए कहा। बेवकूफ मत बनो, मैं तुम लोगों को कोई खतरनाक चीज नहीं दूंगा। मेरा मतलब है वे अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। हैग्रिड, तुम्हें अम्बridge के इंस्पेक्शन में पास होना है और ऐसा करने के लिए अच्छा रहेगा अगर वे ये देखे कि तुम हमें पॉडलॉक्स की देखभाल करना सिखा रहे हो, नाल्स और हेजहॉग के बीच फर्क करना सिखा रहे हो और इसी तरह की चीज। लेकिन हरमाइनी, ये चीजें ज्यादा दिलचस्प नहीं हैं, हैग्रिड ने कहा। हमारे पास जो चीज है वह बहुत ज्यादा प्रभावी है। हम उसे बरसों से पाल रहे हैं। हमें लगता है कि ब्रिटेन में सिर्फ हमारे पास ही इसका एकमात्र पालतू समूह है। हैग्रिड, प्लीज, हरमाइनी ने कहा। अब उसकी आवाज में सचमुच हताशा का पुट था। अम्बridge उन टीचर्स को बाहर निकालने का कोई बहाना तलाश रही है जिन्हें वे डंबलडोर के ज्यादा करीब समझती हैं। प्लीज हैग्रिड, हमें कोई नीरस चीज पढ़ाओ जो हमारे OWL में आने वाली हो। लेकिन हैग्रिड ने सिर्फ जम्हाई ली और कोने में रखे विशाल पलंग की तरफ एक आंख से हसरत भरी निगाह डाली। सुनो, दिन बहुत लंबा था और अब काफी रात हो चुकी है। उसने हरमाइनी के कंधे को हल्का सा थपथपाया, जिससे हरमाइनी के घुटने मुड़ गए और वह धम्म से फर्श पर गिर गई। ओह सॉरी, उसने हरमाइनी का दुशाला पकड़कर उसे उठाते हुए कहा।
देखो, हमारे बारे में चिंता मत करो। हम तुमसे वादा करते हैं कि हमने तुम्हारी क्लास के लिए एक बेहतरीन योजना बनाई है। बेहतर होगा कि अब तुम लोग लौट जाओ और अपने पीछे अपने पैरों के निशान मिटाना मत भूलना। मुझे नहीं पता कि उसे तुम्हारी बात समझ में आई थी, रॉन ने कुछ समय बाद कहा। जब यह जांच करने के बाद कि रास्ता साफ था, वे तेज गिरती बर्फ के बीच होते हुए महल तक लौटे। चलते समय उनके पीछे कदमों के निशान नहीं दिख रहे थे, क्योंकि हरमाइनी लोपन सम्मोहन करती जा रही थी। मैं तो उसके पास कल फिर जाऊंगी, हरमाइनी ने संकल्प के साथ कहा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसकी क्लास की पूरी योजना बना दूंगी। अगर वे ट्रेलॉनी को बाहर निकाल दें तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं उन्हें हैग्रिड को नहीं निकालने दूंगी।